तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था। प्रीति भारद्वाज, नोट्स वगैरह बना रहे हो? सारा समझ में आ रहा है प्रीति? यस प्रणय, सर। प्रणय आपको क्लियर हो रहा है सारा? प्रणय, यस। बढ़िया। चैतन्य, एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन बोलो। सर यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हाँ जी। समझा दो। यूज ऑफ थ्योरी, अरे थ्योरी ऑफ मार्केट की चर्चा कर रहा हूँ। ये अभी आने वाले टॉपिक हमारे पास चैप्टर के नाम से चलेंगे बहुत डिटेल में, जिसको हम डायग्राम की प्रेजेंटेशन के साथ शेड्यूल बनाकर समझेंगे। आइडिया देता हूँ आपको मैं। मार्केट को हमने बचपन में याद करा था। मार्केट इज ए प्लेस, पूछूंगा आपसे, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। अनुषा स्टार्ट, जल्दी जल्दी बोलो जी, मार्केट की थ्योरी पर पहुंचने की कोशिश। Market is a place where buyers and sellers meet and exchange goods and services for फिर some मैं consideration. फिर मैंने आपको बचपन में बताया था, और किसी को याद ना हो, क्लास टेंथ नहीं करी हो तो समझ लो। मार्केट को हमने समय के अनुसार बांटा था चार भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम। पूरी क्लास में कोई भी बच्चा बोल सकता है वो चार नाम। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम, जल्दी से पूरी क्लास। चेतन ने, आप ट्राई कर सकते हो, याद सर है? मोनोपोली। ना ना ना, अरे वो तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सुनेंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अरे याद आ रहा है? या वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। अरे याद आ रहा है कुछ? प्रीति भारद्वाज, यश खंडेलवाल। भैया। वैन, सुनते जाओ। और जब टॉपिक बोला है तो अब इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है तैयार करो, तैयार करो। बचपन में मैंने कराया था बहुत डिटेल में। तो यहाँ हमने याद करा है वेरी शॉर्ट पीरियड। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ, कितने फैक्टर्स, जल्दी बोलो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फोर फोर। फैक्टर्स। फोर व्हेन फैक्टर्स। यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ फोर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, इतना कम समय जिनमें इन चारों फैक्टर्स में से किसी को भी बदला ना जा सके, उसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट रन, इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, सो प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज। यश, याद आ रहा है? यश खंडेलवाल। भैया। Number two, short period is short run, in which out of these four factors of production, some factors of production are fixed and others are variable. ये इतना छोटा समय है, इतना कम समय है कि इन चारों फैक्टर्स में से कुछ को आप घटा बढ़ा सकते हो और कुछ को बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, बट लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन इतने कम समय में, सीजन आ जाए तो बढ़ा लो, ऑफ सीजन हो जाए तो घटा लो, अप टू सम एक्सटेंट। इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड अदर्स आर वेरिएबल। फिर सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू सम एक्सटेंट। फिर मैंने याद कराया था लॉन्ग पीरियड, इन विच all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent. Very long period या long run, very long run, in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent with any direction. इसमें आप इंडस्ट्री भी बदल सकते हो। हलवाई की इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री लगा लो, पेपर की इंडस्ट्री है, मशीन की इंडस्ट्री लगा लो। यहाँ इंडस्ट्री भी चेंज कर सकते हो वेरी लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में आपकी इंडस्ट्री वही रहेगी, प्रोडक्शन जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो। यश खंडेलवाल, याद आ रहा है बचपन आपको? हाँ भैया। और जिन्होंने बचपन में नहीं करा तो मैंने अभी अभी कनन, आइडिया लगा? अभी मैंने बताया नहीं है पूरा, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम। कनन, इतनी बात समझ में आई? कनन, Yes sir. फिर मैंने बताया था, मार्केट की बात चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू एरिया। चैतन्य, मैंने क्या बोला है, रिपीट करें? क्लासिफिकेशन ऑफ। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू एरिया। अब यहाँ पर हमने मार्केट के टाइप क्या रखे थे? हमने रखा था लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, लोकल मार्केट, डोमेस्टिक बोले तो स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा मार्केट, सबसे छोटा मार्केट एरिया वाइज क्या कहलाता है? लोकल मार्केट। जहां पर, अरे जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई लोकल एरिया का ही आदमी जाके दुकान खोल ले और लोकल एरिया का ही जाके वहां से खरीद लाए। वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर फ्रॉम द लोकल एरिया, लोकल मार्केट। अरे समझ में आता है? प्रीति भारद्वाज, समझ में आ रहा है? प्रणय, महक, लोकल मार्केट, लोकल पीपल्स गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी।
स्टेट मार्केट, जहां पूरी स्टेट के लोग, अरे अजमल खां रोड का बाजार समझ लो, जहां पूरी स्टेट के लोग बेचने के लिए जा रहे हैं, खरीदने के लिए जा रहे हैं, ये एरिया थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया मार्केट अकॉर्डिंग टू साइज। तीसरा नेशनल मार्केट, जहां पूरे देश, पूरी कंट्री से लोग खरीदने बेचने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरत, सूरत इन, अरे सूरत कौन सी स्टेट के अंदर है, मेरा क्वेश्चन, महक खंडेलवाल, सूरत कौन सी स्टेट में है? अरे जल्दी बोलो बच्चों। मयूरी, सूरत, अरे सूरत, राजस्थान। ए बच्चे गुजरात, कहाँ, गुजरात में हे है। भगवान। अरे बच्चों, सूरत इज ए फेमस सिटी ऑफ गुजरात। अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो भैया? तो गुजरात में फेमस सिटी सूरत है, फेमस फॉर डायमंड, डायमंड ज्वेलरी के लिए फेमस है पूरे हिंदुस्तान में सूरत। वैसे तो सिंथेटिक साड़ीज के लिए भी सूरत फेमस है। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग और उससे बनने वाली ज्वेलरी पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पर होती है? सूरत में। तो सूरत का बाजार नेशनल मार्केट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमंड, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग एंड ज्वेलरी। अरे क्लियर हो रहा है आर्यन? आपको समझ में आ रहा है? नेशनल मार्केट। हाँ भैया। और बड़ा बाजार, अरे एरिया के अकॉर्डिंग बाजार का क्लासिफिकेशन करा है। सबसे छोटा लोकल मार्केट, उससे बड़ा स्टेट मार्केट, एग्जांपल लिया अजमल खां रोड, और उससे बड़ा मार्केट सूरत का नेशनल मार्केट, और बड़ा मार्केट ले रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में गोल्ड सिटी किसे कहते हैं? मेरा क्वेश्चन चैतन्य देव से है। गोल्ड सिटी इन द होल वर्ल्ड। अरे कहां सो गए भैया? अरे कोई तो बोलो। यश खंडेलवाल, गोल्ड सिटी दुबई किसे? यूएई। दुबई। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड की सेल परचेज कहां से होती है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। कोई टैक्स इंपोज नहीं कर रखा, सरकार की रिलैक्सेशन से। तो वो क्या है? पूरे दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट ऑफ गोल्ड, क्या? दुबई, दुबई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम बोल दे ताइवान इंटरनेशनल मार्केट है। अरे समझ में आता है? ताइवान, मयूरी, ताइवान, सिंगापुर। अरे कहाँ गए बच्चे? आवाज ही नहीं आ रही। कनन, मयूरी बोलो, स्पीकर ऑन करो बच्चों। यस नो कुछ? हाँ, तो रिस्पांस देना है आपने। तो मैं बात कर रहा था, ताइवान समझ में आता है ना, सिंगापुर समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। सोनी का टीवी, अरे सोनी इज ए प्रोडक्ट ऑफ जापान, जापान का प्रोडक्ट है। जापान में जाके सोनी का प्रोडक्ट खरीदोगे बहुत महंगा, ताइवान में खरीद। अरे ताइवान कौन से देश में? यश खंडेलवाल, ताइवान कौन से देश में? इंडिया मत बोल देना। अरे यश आई खंडेल, थिंक इंडोनेशिया, सिंगापुर में हे से कुछ है। भगवान। अरे बच्चों बड़े हो जाओ। अरे ताइवान पर कब्जा कर रखा है चाइना ने, चाइना का पार्ट है, चाइना की टेरिटरी में आता है ताइवान। सिंगापुर, सिंगापुर अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है। सिंगापुर की मजे की बात बताता हूं। सिंगापुर की कंट्री, कंट्री बोल रहा हूं मैं, का एरिया दिल्ली के एरिया से कम है। और सिंगापुर एक देश है, जबकि दिल्ली स्टेट भी नहीं है। अरे ये मत कहना अब स्टेट भी नहीं है। अरे दिल्ली स्टेट है या नहीं है ये बताओ? यश नहीं खंडेलवाल, है, क्या है? यूटी है। यूटी है। मेरा क्वेश्चन फिर शुरू हो रहा है। यश खंडेलवाल, हिंदुस्तान में हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज? गलत बोला पाप लगेगा। 28 states and 8 UTs. ए भाई, 9। अरे पेपर में कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हें क्यों बदमाशी कर रहे हो भैया? कुछ तो अपनी फिक्र करा करो। 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, हे भगवान। अरे यश क्लियर हो गया? 28 स्टेट एंड 9 यूटी भैया। यश, अरे बोलता ही नहीं है। अनुषा, हाँ भैया। हाँ, तो मैं बात आगे चला रहा था। तो मैंने बोला इंटरनेशनल मार्केट, एग्जांपल बताया कि सोनी का प्रोडक्ट जापान का है, लेकिन जापान में महंगा मिलेगा, ताइवान में सस्ता मिलेगा, सिंगापुर में सस्ता मिलेगा। सिंगापुर इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्री पोर्ट है पूरी दुनिया के लिए, फ्री पोर्ट। वहां से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए तो भैया आप शिप से ला रहे हो, प्लेन से ला रहे हो, तो सरकार आपको प्रोडक्ट ले जाते वक्त पैसे अलग से देती है, अलग से, कि बड़ी खुशी की बात है अपने हमारे देश में आके सामान खरीदा। सिंगापुर की अपनी एक करेंसी है। अरे यश खंडेलवाल, सिंगापुर की करेंसी का नाम बताओ। बच्चा कह रहा है हम थोड़ी ना गए हैं। अरे यश बोलो ना, सिंगापुरी डॉलर चलता है वहां पर।
वापस आते हैं जी। तो भैया मैं बात कर रहा था मार्केट की। मार्केट का क्लासिफिकेशन करा अकॉर्डिंग टू एरिया, क्लासिफिकेशन करा अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसके बाद क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। चैतन्य मैंने क्या बोला है? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। competition, और यहां पर हमने बात करी क्या? एक बेचने वाला, मोनोपोली। दो बेचने वाले, चैतन्य जल्दी बोलो, दो बेचने वाले। अरे कहां गया? अरे जब बेचने वाले दो होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अरे पूरी क्लास कोई तो बोलो। डिओपोली। अरे क्या बोला है मैंने? बेचने वाले दो होते हैं, क्या बोलते हैं? Duopoly. पोली बोले तो सेलर, डीओ बोले तो दो। मोनोपोली, मोनो बोले तो एक, पोली बोले तो सेलर। जब किसी वस्तु को बेचने वाला केवल एक, मोनोपोली। बेचने वाले दो, डिओपोली। बेचने वाले कुछ जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सके, ओलिगोपोली। क्या बोला है मैंने? मयूरी बोलो। जब बेचने वाले कुछ तो क्या बोलते हैं? Oligopoly. ओलिगोपोली। जब बेचने वाले बहुत, हजार, 2000, 10,000, बहुत लेकिन गिना जा सके, 1000, 10,000, लाख, तो इसे क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? अरे बोलो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैतन्य रिपीट करें। monopolistic competition, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और जब बेचने वाले इतने ज्यादा, इतने ज्यादा कि वो गिना ही ना जा सके, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। चैतन्य बाबा बोले, क्या बोलते हैं? perfect competition, कुल मिला के ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास हर एक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कराया जाएगा। आपकी बुक्स में सारे टॉपिक हैं। द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अरे मार्केट की टर्म्स की बात कर रहा हूं। द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। अरे आइडिया लगा चैतन्य बाबा? yes sir, इन बाजारों में हम पहले फीचर्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब होती है, और फिर हम पढ़ेंगे अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे हो तो आप किस प्राइस पर बेचोगे, सेटलमेंट ऑफ प्राइस। किस कॉस्ट पे बनाओगे, सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट। रोज फैक्ट्री में कितने यूनिट बनेंगे जिसे आप किसी भी हालत में कम ज्यादा नहीं करोगे, सेटलमेंट ऑफ आउटपुट। और कितना कमाओगे? अरे कमाने का मतलब बचपन में बताया था, प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या लॉस होता है। चैतन्य मैंने क्या बोला है? या तो normal profit होता है या abnormal या loss होता है। तो तीन बातें बोली हैं। तो उनमें से कौन सी घटना घटेगी, ये भी उस मार्केट में थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इन सब की चर्चा चैप्टर में जाके विद डायग्राम्स, शेड्यूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनको यहाँ पर एक लाइन में बोला जा रहा है, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड सेटलमेंट ऑफ प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन अगर हो तो बचपन का आइडिया बताता हूं। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। अरे यश, बचपन याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। तो अगर आपका बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, तो आपकी प्राइस पॉलिसी क्या होगी? फर्म इज द प्राइस टेकर विच इज सेटल्ड बाय द इंडस्ट्री। चैतन्य आइडिया लग रहा है कुछ? yes sir, लेकिन अगर आप मोनोपोली हो, सिर्फ यहाँ आइडिया दे रहा हूं, डिटेल चैप्टर में चलेगी। बचपन याद है तो थोड़ा अंडरस्टैंड अच्छे से कर लोगे। मोनोपोली, सिंगल सेलर में मैंने याद कराया था डायग्राम के साथ। यहां पर हम आने वाले चैप्टरों में सीखेंगे। फर्म इज द, कौन बताएगा? फर्म इज द, अरे बोलो बच्चों, फर्म इज द प्राइस पॉलिसी। price maker, यस चैतन्य देव। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली, फर्म इज द प्राइस मेकर। तो अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करी जा रही है कि यह फर्म की प्राइस पॉलिसी कैसे डिसाइड होगी, अगर आप मोनोपोली हो, मोनोपोली हो, आप मार्केट, जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो वो मोनोपोली, सिंगल सेलर है, तो यू आर द प्राइस मेकर। आप जो दाम रखना चाहो रखो, लोगों की शक्लें देखकर वस्तु को बेचो। जैसे आपका एग्जांपल मैं मान लेता हूं, बिजली बेचने वाले हो। अरे आप एनडीपीएल के मालिक हो, एनडीपीएल या बीएसईएस। बीएसईएस क्या है? जो दिल्ली में बिजली की सप्लाई देता है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और आपको पता चल गया आप सिंगल सेलर हो, मोनोपोली हो, शक्लें देखकर पैसे चार्ज करते हो। ये रेजिडेंस वाले थोड़े कम पैसे, ये कॉमर्शियल लोग हैं थोड़े ज्यादा पैसे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज्यादा।
फार्मर्स सबसे कम पैसे चार्ज किए जाते हैं, शक्लें देख के पैसे चार्ज करते हैं, एंड ऑलवेज सक्सीड बिकॉज ऑफ प्राइस मेकर। विद डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। अरे चैतन्य आइडिया लग रहा है? Yes, sir. ये सब है थ्योरी ऑफ मार्केट, चैप्टरों में पढ़ने वाले हो। और ये जो बातें मैं डायग्राम्स के साथ बताऊंगा चैप्टरों में, ये कॉलेज में भी आपके काम का है। तो बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो आप सीए में पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कॉलेज के सब्जेक्टों को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी पोजीशन स्ट्रांग करेगा। क्लियर है मयूरी, कनन? यस सर। तो अभी पहले किसी ने भी कुछ पूछना है तो पूछ लो जी। जैसे चेतन ने आइडिया लगा, ये बहुत बड़ा खेल है जो हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे। मैंने एक हिंट दिया आपको, चेतन ने। Yes, sir. कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहे, जितना अब तक कराया, पूछना जरूरी है बच्चों। एक के पूछने से देखो सबका फायदा, सबको सुनने को मिलेगा, याद होगा, और वो किसी भी बात को लेके एमसीक्यू बना सकता है। चले आगे। कनन, आपको क्लियर है बच्चे? कनन, यस सर। आगे चलेंगे बच्चों। नोट्स बनाने का काम, रिवाइज करने का काम। अगला शब्द आ रहा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट्स मैंने लिखे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फ्यू एरियाज दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स आर, अरे मैक्रो की बात हो रही है यहाँ। द फ्यू एरियाज, माइक्रो की बात कर चुके हैं। ये पीछे जितने भी हमने कंटेंट्स याद करे थे वो क्या थे? माइक्रो के। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनली किससे कंट्रोल हो रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। उसके सारे टूल्स फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस को इंटरनली किससे कंट्रोल किया जा रहा है? टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अरे प्रोडक्ट प्राइसिंग कहाँ, किस बाजार में जाके सेटल होता है? मेरा क्वेश्चन है। फिनिश Product market. यस। फैक्टर प्राइसिंग किस बाजार में सेटल होता है? फैक्टर मार्केट में। ये कंज्यूमर बिहेवियर पूरा चैप्टर है। अगला चैप्टर यही है जिसको मैं डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व सब चर्चा करने वाला हूँ। और कुछ बातें यहाँ नई आएंगी, नई नई कंसेप्ट आएंगे जो आपने 12th में नहीं पढ़े। और जितनी नई बातें हैं वो सीए फाउंडेशन, सीएमए के लिए बहुत जरूरी और कॉलेज के लिए जरूरी। जो नया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस, बिहेवियर ऑफ द फर्म। बिहेवियर ऑफ द फर्म बोले तो मार्केट की बात हो रही है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये सब डिस्कशन हो चुका था। अब हम कह रहे हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किससे इन्फ्लुएंस होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स सभी ने भी रिसेंटली 12th करा है, सबको टॉपिक याद है। तो आज सुनने सुनाने का काम। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी सोसाइटी हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी, हमारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगी कि हम उसको कितना सक्सेसफुली ऑब्टेन कर पाएंगे। पहला शब्द चल रहा है, टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहे हैं, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। और मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए, कनन, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। आपका ही बचपन है तो बताओ अपने बारे में, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। कनन भैया, नहीं आता है तो मना करना है, मैं किसी और से पूछूंगा, लेकिन चुप नहीं रहना, जल्दी जल्दी। कनन, कनन हाँ या ना कुछ तो बोलो। अनुषा, Monetary value of final goods and services in an accounting year during the given period of time. बच्चे Given period. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री खा गए, हे भगवान। अरे अभी ताजा ताजा तो याद करा है तुमने, पूरे साल। अरे बाकी सब बच्चों को 8-10 महीने पढ़ाई करने के लिए मिलते हैं, तुम्हें 12 महीने से भी ज़्यादा मिले हैं। कितनी लंबा आपने रिवीजन करा है कि बार बार अब एग्ज़ाम होंगे, अब एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एग्ज़ाम हो या ना हो, आपकी नॉलेज कहीं जाने वाली थोड़ी ना है। आप रट्टा थोड़ी ना मार रहे थे। वो सब चीज़ें आपके कॉलेज में, सीए के कोर्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए हेल्पफुल है। खबरदार, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत कर देना कि आगे दौड़ते चलो और पीछे छोड़ते चलो जो पीछे सीखा है। जीरो मत कर देना। यश खंडेलवाल, नेशनल इनकम का मीनिंग लाउडली। Monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal resident of the country. बढ़िया बात, बढ़िया बात। खबरदार, ये गड़बड़ झाला कोई नहीं करेगा भैया। जो आपने अब तक कर लिया है बिल्कुल। अब किसी को बचपन में कैलकुलेशन सिखा दी 2+3। मयूरी 2+3 कितना होता है? सर 5। अब देखो,
अब ये बच्चा ये तो नहीं कह रहा कि मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में करा था, सीख लिया, सारी जिंदगी फॉलो करेगा बच्चा ये अपनी अपनी रियल लाइफ में, अपने मैथ्स के क्वेश्चनों में, अरे सब जगह यूज करेगा बच्चा। एक बार सीख लिया, भूलने का काम थोड़ी ना है। तो ये थोड़ी ना आपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी और आज आप कहो साफ क्लीन। तो भैया समय निकाल कर जो भी आपने अब तक पढ़ा है रिवाइज कर लिया करो। आपके ही कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात है, स्पेसिफिकली इन कॉमर्स। और जब आप सीए जैसा कोर्स करने जा रहे हो, सीएमए जैसा कोर्स करने जा रहे हो, अपने आप को धोखा देने वाला काम ना करें। जो सीखा जा चुका है खबरदार भूलने का काम नहीं हो सकता। आपकी घर, अरे आपकी माता आपको खाना खिलाती है और अचानक आज बोल दे हम तो भूल गए खाना बनाना, ऐसा थोड़ी ना होता है। यश होता है ऐसा? गाड़ी चलानी सीख ली, अरे यश स्कूटर चलाना आता है? स्कूटर, बाइक, कुछ टू व्हीलर? नहीं भैया, नहीं आता है। ए बच्चे अरे सीख लो भैया, अरे बड़े हो गए अब आप। अच्छा महक खंडेलवाल आपको, अरे गर्ल्स में से बताओ किसको टू व्हीलर चलाना आता है? मयूरी को आता है, अनुषा को आता है। तो मैं कह रहा हूं कि मयूरी को अगर टू व्हीलर चलाना आता है तो सीख लिया, बात खत्म। अब ये थोड़ी ना है कि 2 महीने 4 महीने बाद बच्चा कहेगा भूल गया मैं तो। अरे मयूरी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आता है तो आता है, सारी जिंदगी यूज करेंगे लर्निंग प्रोसेस को। तो ये अपडेट कर लेना। नेशनल इनकम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। यहां देखो अगला शब्द चल रहा है और अभी मैं सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूं। आने वाली क्लासेस में भैया माइक्रो मैक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इनबिल्ट करेक्टर है। आपको किसी भी बात को लेकर क्वेश्चन दिया जा सकता है एमसीक्यू में और टिक कराया जा सकता है, और आप ये नहीं बोल सकते कि भैया हमें नहीं आता। सीखा हुआ आप कैसे भूल सकते हो? प्रोफेशनल एग्जाम से आपके ये। अरे एक वस्तु का दाम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। सारे बच्चे सुन लो, प्राइस ऑफ लड्डू किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सारी कॉमोडिटीज पूरी कंट्री में के प्राइसेस को क्या बोलते हैं? जर्नल प्राइस लेवल। अरे याद आ रहा है यश, मैंने बताया था 12th में बहुत बार, जर्नल प्राइस लेवल इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे पेपर वाला ऑड मैन आउट कराएगा एमसीक्यू में, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रो, और वो बात करते हैं जर्नल प्राइस। तो ये किसकी बात हो गई? मैक्रो की। बोले तो हिंदुस्तान की सारी कॉमोडिटीज का प्राइस क्या कहला रहा है? जर्नल प्राइस लेवल। अगली बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अरे पूछूंगा, आप सबको मालूम है तो मेरा क्वेश्चन बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्यन से है। ट्राई करना बच्चे, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं आता मना करना ताकि मैं अगले से पूछूं। आर्यन ये नहीं आता। अच्छा बढ़िया। अरे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्स जरूर करा करो। और अगर कोई लगे आइडिया गलत सही कुछ भी बोलना जरूरी है, हेजिटेट नहीं करना किसी ने भी। मैं खंडेलवाल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अरे सबने फार्मूले याद किए? The difference between countries exports and imports. अब अधूरा बोला है लेकिन कोशिश बहुत बढ़िया है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल शेप कमोडिटीज। अरे याद रखना सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, वो नहीं आता बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अरे फार्मूला भी याद हो रहा है, मीनिंग भी याद हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल शेप कमोडिटीज। जोर से बोलो अनुषा। Difference between the monetary value of exports and imports. ऑफ कमोडिटी नॉट सर्विसेज। क्लियर है बच्चे? कमोडिटी Of commodities, not services. अरे पेपर में फार्मूला टिक कराएगा या लैंग्वेज लिख देगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किसका? कमोडिटी का। सर्विसेज की बात करे गलत। यश खंडेलवाल क्लियर हो रहा है? बीओटी हाँ भैया। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा चैप्टर पढ़ा, याद कराया, स्ट्रक्चर बनाए आपने। तो भैया अभी तो अनाउंसमेंट हुई है कि पेपर नहीं हो रहे, तो अभी तक तो याद ही कर रहे थे। तो सुनाओ अनुषा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of payment is a systematic record of all the economic transactions between normal residents and rest of the world. बिटवीन, यहाँ नॉर्मल शब्द की जरूरत नहीं है, रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो एक साल एक अकाउंटिंग ईयर होता है जिसका बीओपी हमारे देश की सेंट्रल अथॉरिटीज बनाती हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ फिर सुनूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड
of all the economic transactions between the resident of country and rest of the world during the given period of time. जोर से बोले. It is based on डबल एंट्री सिस्टम. अकाउंट्स का डबल एंट्री सिस्टम. आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस. डबल एंट्री, सेम अमाउंट, टिंग टोंग. महक खंडेलवाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट. The balance of payment is a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and rest of the world during a given period of time. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कौन बोल पाएगा? कोई एक बच्चा और. प्रणय, आप बोल सकते हैं. प्रणय, प्रीति भारद्वाज, आर्यन. बैलेंस ऑफ पेमेंट. The systematic record of all transaction between the rest of the world and the resident of a country in a given accounting period. बहुत बढ़िया कोशिश, वेरी गुड. ये कोशिश जरूर करनी है, ट्राई जरूर करना है, गलत की चिंता नहीं करनी है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बताया. इसे कौन मेंटेन कर रहा है? नेशनल इनकम को कौन मेंटेन कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. अच्छा, यहाँ मेरा क्वेश्चन है, पूरी क्लास, हिंदुस्तान की नेशनल इनकम कौन निकालता है? मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहिए. पूरी क्लास, हिंदुस्तान की नेशनल इनकम जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर प्रिंट की जाती है उसे बोलते हैं व्हाइट पेपर. सारे याद कर लो, हिंदी में बोलते हैं श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट पेपर. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें सरकार हर साल अपनी कंट्री की नेशनल इनकम डिक्लेयर करती है. और ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है? पूरी क्लास. ए बच्चों, अरे प्रीति, अरे प्रीति को आवाज आ रही है? साउंड अनम्यूट करके बात करो बच्चे. प्रीति. यस सर. अरे बोलो बच्चे, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? नहीं याद. सीएसओ की फुल फॉर्म बताओ. अच्छा प्रीति, सीएसओ की फुल फॉर्म. अरे प्रियांशु तुम बताओ भाई. प्रियांशु, महक. सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल. अनुषा. अरे ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन बोल तो ज्यादा अच्छा है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का वो डिपार्टमेंट है जो हिंदुस्तान की नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है. और भारत सरकार जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर नेशनल इनकम को पब्लिसाइज करती है, जनता तक लेके आती है, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? मयूरी जल्दी बताओ, अभी मैंने क्या बताया? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. व्हाइट पेपर. व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र. व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र, जिसके द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है कि हमने कितना कमाया पूरे देश में. और ये हमारे देश की अर्निंग, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती है. कमाई बढ़ रही है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं वो कंफर्टेबल होंगी, वो कंफर्टेबल जोन में होंगी. और अगर हमारे देश की नेशनल इनकम कम हो जाए ड्यू टू इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक में देश की नेशनल इनकम कम हो रही है, तो नेशनल इनकम के कम होने से बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो फॉलो किया जाएगा, जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो डिस्कंफर्टेबल होंगी. अरे यश खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? नेशनल इनकम कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा. और इसे कौन अनाउंस कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटीज. कैलकुलेट कौन कर रहा है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर इसे पब्लिश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीति जल्दी बोलो. ऑफिशियल पेपर. प्रीति. व्हाइट पेपर. व्हाइट पेपर. अच्छा, ये यहाँ जब चर्चा चली रही है तो थोड़ा और पूछ लेता हूँ. हिंदुस्तान में गरीबी पावर्टी का डिक्लेरेशन जो डिपार्टमेंट करता है उसका नाम? अनुषा. NSSO. अरे दोबारा बोलो अनुषा, क्या बोला है? NSSO. बढ़िया बात, NSSO. ये हिंदुस्तान का वो डिपार्टमेंट है जो हिंदुस्तान की पावर्टी को मेजर करता है. और मेरा क्वेश्चन कनन से है, फुल फॉर्म ऑफ NSSO. कनन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. बढ़िया बात. तो हिंदुस्तान का डिपार्टमेंट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या डिक्लेयर करता है? पावर्टी को. तो हिंदुस्तान में पावर्टी का डाटा कोई बच्चा बताएगा? अप्रोक्सीमेट 20. यश खंडेलवाल, कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो द पावर्टी लाइन? परसेंटेज 22% अप्रोक्स. 22% अप्रोक्स या 22.8%. 22.8%. तो आगे चलते हैं बच्चों. आज मैं कुछ आपको ना फैक्ट्स बोल रहा हूँ, अगली क्लास में सुनूंगा, देखते हैं कौन याद रखेगा. खबरदार कहीं नोट नहीं करने. अरे मयूरी, खेल शुरू करें, कुछ बातें बताऊं, कल सुनूंगा.
हाँ, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। अनुषा याद हो गया? 32.8 lakhs. ए बच्चे ध्यान से सुनना, एरिया कोई, अरे स्क्वायर बोला है मैंने, स्क्वायर, दोबारा सुनना। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। क्लियर है? जल्दी जल्दी, यस और नो। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बच्चों, इंडियन इकोनॉमी, अरे मैक्रो की बात कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा था हिंदुस्तान में पहली बार ऑफिशियली पॉपुलेशन की काउंटिंग कब करी गई? 18, जल्दी बोलो पूरी क्लास। अरे बोला नहीं आपने, कब? 81। ए बच्चे ना बच्चे, अरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में पहली बार ऑफिशियली पॉपुलेशन की काउंटिंग इन 1881। अरे यश खंडेलवाल कहाँ है भाई? अभी है। अरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की काउंटिंग सबसे पहली बार कब हुई थी? ईयर बताओ मुझे। बाय द ब्रिटिशर्स 1881। 1881। मेरा दूसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थे और पॉपुलेशन कंट्रोल थी। अचानक ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के जमाने में वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई, बच्चों के लिए टीकाकरण आ गया और हम लोगों ने जाने वाले लोगों को जाने से रोक दिया, डेथ रेट कंट्रोल कर दी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर दिया, जिससे डेथ रेट कंट्रोल हो गई, बर्थ रेट उसी रफ्तार से बढ़ा, जनसंख्या विस्फोट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किस ईयर को बोला गया? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मेरा क्वेश्चन अब की बात, रुक जाओ जितेश रातावाल, 1951। ए बच्चे भैया, हे भगवान कहाँ पर है तू? 1991. ए बच्चे 1991। 1921। भैया क्या तुक्के मार, देखो एक का सही है, मैं नहीं कह रहा सबके तुक्के हैं, ये क्या मजाक करते हो भैया? अब मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ उसका नाम क्या है और वो पड़ोसियों का नाम सुनाना शुरू कर दे। मैं आपको कहूँ बीसीसी से घर जाओ और आप अपने घर की जगह दूसरी गली में घुस जाओ किसी और के घर में, बच्चों बड़े जूते पड़ेंगे। ऐसी गलती थोड़ा ना करते हो या कर देते हो? अरे मयूरी ऐसे होता है क्या? No, sir. तो बच्चों यहाँ पर याद कराया हुआ है, आपके ही चैप्टर है, 12th की तैयारी करी है। 1921 को कोई 51 बोल रहा है, कोई 91 बोल रहा है, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। तो भैया ये गड़बड़ झाला ठीक नहीं है। एक्यूरेसी के लिए रिवीजन, मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पायरेशन, खबरदार अगर इन चीज़ों में से कुछ भी छोड़ा, सेल्फ इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, हार्ड वर्किंग, तो भैया ये बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटीज सपने में ही रह जाएंगी। यश समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया। तो मेहनत करना मोटिवेशन के साथ, और जो भी कर लिया है उसको बार बार रिवाइज करना, भूलने का काम नहीं चाहिए। सीए का एग्जाम करने जा रहे हो, नाम से पहले, अरे पता ही नहीं पता सीए की डिग्री के बाद सीए लग जाता है। हाँ भैया पता मैं है। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, हम लोगों ने जब तुम्हारा ये ग्रुप बनाया है तो तुम्हारे सबके नाम के आगे जो डिग्रियां तुम्हें 5 साल बाद मिलनी है ना, हमने आज ही सीए लगा दिया है। ये बात तुम्हें मालूम नहीं है, बट तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए मैंने बताई है। अनुषा सुन पा रहे हो? तुम्हारे नाम से पहले जब हमने ग्रुप बनाया है तुम्हारा, तो लिख दिया है सीए अनुषा जैन, सीए कनन जैन, सीए जितेश रातावाल, सीए ध्रुव। तो तुम भैया ये क्यों सपने खराब करने की तैयारी कर रहे हो? मेहनत करो, जो कराया जाता है वो सिर्फ उतना ही नहीं है। तो आगे चलेंगे जी। तो मैं बात कर रहा था टोटल एरिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर, टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को लेकर बताया था हिंदुस्तान में पहली बार पॉपुलेशन 1881, उसके बाद हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग हो रही है। 1921 क्या कहा गया? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अरे यहाँ पर सीएमए वाले बच्चों के लिए बता दूं, ये जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन लिखी है ना, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको लिखने वाला आदमी कौन था? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों याद रहेगा, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की थ्योरी किसने लिखी? याद हो गया? माल्थस ने लिखी। अरे यश क्लियर हो गया? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। 1921 से पहले इंडिया फेज 1, 1921 के बाद इंडिया फेज 2, जहां बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट कंट्रोल एंड जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आगे चलते हैं जी। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की जो बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ,
हर 10 साल बाद काउंटिंग है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011। हम कितने, कौन बताएगा? 121.02 करोड़। अरे हमारी पॉपुलेशन अरे 2021 में पेंडेमिक के चलते पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं हुआ। अरे तुम्हें मालूम है 2021 चल रहा है, पॉपुलेशन सेंसस अनाउंस होना चाहिए, लेकिन इस पेंडेमिक के चलते अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, कैलकुलेशन ही नहीं हुई। अरे यश क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। तो हमारा पॉपुलेशन सेंसस पुराना वाला ही चलेगा। कितना? 121.02 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011। ये याद रखने का काम। हमारा देश एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है? जल्दी बताओ। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री पूरी दुनिया में रशिया। इंडिया कौन से नंबर पर है? पूरी क्लास अनुषा। Fifth largest country. कौन सी? दोबारा बोलना। Fifth largest. फिफ्थ लार्जेस्ट। ये कहाँ है बच्चे? सेवेंथ सेवेंथ है। अनुषा, 7 है। अनुषा बाबा की जय। Sorry, sir. अरे बच्चे, यंत्र मंत्र तंत्र कुछ तो उपयोग करो। कराया हुआ तो गड़बड़ मत करो। तुम्हारे ही मोहल्ले की बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ही पेपर है और तुम कह रहे हो पढ़ेंगे नहीं। जो याद करा है उसमें तो गड़बड़ झाला मत करो। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज रशिया। अरे तुमने ही 12th में चैप्टर करा है नेबरिंग कंट्री का और वहां बहुत डिटेल में समझाया। इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर पर आती है? जल्दी बोलो करण। अभी अभी बच्चों ने बोला है 7th पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर आती है? करण 7th। एरिया वाइज इंडिया पूरी दुनिया में 7th पोजीशन पर है। टोटल लैंड 32.8 स्क्वायर किलोमीटर। पूरी दुनिया की लैंड का हिंदुस्तान में 2.42% जमीन है। अरे अनुषा को समझ में आता है? पूरी दुनिया में जितनी जमीन है हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5%। अरे 2.5% समझ में आता है? 2.42% अप्रोक्सीमेट 2.5। यह समझ में आता है? अभी लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 121 करोड़। पूरी दुनिया की आबादी है 6 बिलियन। तो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की करीब करीब 17% पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान में करीब करीब 17% आबादी है पूरी दुनिया की, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन है 2.42%। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान में हर समस्या की प्रॉब्लम बता रहा हूं। आज इस पेंडेमिक में देश को लॉकडाउन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है हर बच्चे को एडमिशन देने के लिए। कारण है हमारी जमीन 2.5% है और लोग हमारे पास 17% है। अरे 2.5% जमीन पर 2.5% आबादी होती, कंट्रोल था, हम डेवलप्ड अनाउंस हो जाते और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 2.5% जमीन पर 17% लोगों का प्रेशर है, कितना गुना ज्यादा, जिससे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हम हर साल इनकम बढ़ाते हैं, हम अपना पोटेंशियल इंप्रूव करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सेस पॉपुलेशन के चलते सब फेल हो जाता है। यश खंडेलवाल, भाषा समझ में आती है? अभी बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोले तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। आप यही फैक्ट्री चाइना में लगाओ, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 6 महीने में आ जाता है, जबकि हिंदुस्तान में लगाओ तो 3 साल बाद भी आदमी सोच रहा होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। और पेंडेमिक आ गया कोरोना काल जैसा तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते हैं। यश समझ में आ रहा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यश खंडेलवाल, भाषा समझ में आती है? हाँ भैया। आगे चलेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आप सबको याद कराया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग एक बार दोबारा कौन बोलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे बोलो कोई भी। Systematic record of all the economic transaction between the resident of country and rest of the world during the given period of time। अगला शब्द आ रहा है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट। अरे समझ में आता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट जो तुमने बचपन में याद करा था। अरे कनन पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? कनन? अरे बोलते ही नहीं हो। ध्रुव, चैतन्य? Yes, sir. Foreign exchange rate meaning? Foreign exchange rate is the rate at which domestic currency is converted into foreign exchange or vice versa. बहुत बढ़िया। अरे एक एग्जांपल ले लो। हिंदुस्तान में $1 का भाव आज की डेट में 75 रुपीज है।
हिंदुस्तान की 75 रुपीज डोमेस्टिक करेंसी के दो और इंटरनेशनल करेंसी $1 ले आओ, या $1 दे आओ और बदले में 75 रुपीज ले आओ। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। चैतन्य देव, ये बात समझ में आई? आर्यन, Yes, sir. आर्यन समझ में Yes, आया? sir. तो मैं इस बात को बोलना चाह रहा था, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी इन्फ्लुएंस द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा देश कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना इंपोर्ट करेगा, कितना बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, कितना बीओपी होगा, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री की डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा होगी, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अरे फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो बदले में डॉलर में पेमेंट करनी है, हमारे देश में डॉलर छपते नहीं है, तो हमने डोमेस्टिक करेंसी को बदलना होगा ना, किस में? फॉरेन एक्सचेंज में। चाहे सरकारें जाकर फॉरेन कंट्री से डील करें, चाहे हम जाके डील करें, कोई डेवलपमेंट करनी हो देश में, देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज or international currency. So you have to convert domestic currency into the international currency. और इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट। मयूरी, बात समझ में आती है मैंने क्या बोला है? Yes, sir. फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग जल्दी से दोबारा बोलेगा मयूरी, रिपीट। मयूरी, अरे नहीं आता, मना करो। Foreign exchange rate is the rate at which domestic currency is converted into sir. फॉरेन एक्सचेंज और वाइस वर्सा। अरे फॉरेन एक्सचेंज बोले तो इंटरनेशनल करेंसी। मैं एक बारी प्रॉब्लम बता देता हूँ, कोई डाउट है रोक के मुझसे पूछ लेना। अरे हिंदुस्तान से बाहर जाकर कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो तो देयर इज ए नीड ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। सो यू हैव टू कन्वर्ट योर लोकल करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी, जिस कीमत पर अपने देश की मुद्रा को आप विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हो उसे बोलते हैं विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यश खंडेलवाल, साउंड म्यूट करके रखें, घर वालों की बातें आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। अरे पेपर वाला टिक करा देगा। फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, और क्या था बच्चों? मैनेज्ड फ्लोटिंग, अरे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोल दो बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन है, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या? कौन बोलेगा फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या? जल्दी जल्दी। प्रियांशु बोलेगा फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। 12th में तैयारी करके आए हो, अरे 1 तारीख तक तुम्हारी रिवीजन चल रही, अरे चल रही थी कि नहीं चल रही थी जज खंडेलवाल? 1 तारीख तक तुम 12th में थे। हाँ भैया। 1 तारीख का मतलब अभी कुछ दिन पहले तक, और तुम्हें सब कुछ याद था, तुम्हारे ही सब्जेक्ट थे, और अचानक अरे मामला बिगड़ क्यों रहा है ये? प्रीति भारद्वाज, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन एक्सचेंज और वाइस वर्सा विच इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। अरे यश याद आ रहा है? यश खंडेलवाल भैया, सुनाना जरा फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। fixed foreign exchange rate, that rate which is domestic currency is converted into foreign exchange, in that the government should be interfere in this market on the favor of domestic country. बढ़िया बात, बढ़िया कोशिश है। फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट बताया था, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन एक्सचेंज और वाइस वर्सा on the basis of free forces of market demand and market supply of US dollar। अरे US डॉलर बोले तो इंटरनेशनल करेंसी। जितेश आप बोल पाओगे? फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। रिपीट जितेश। Flexible foreign exchange rate is the exchange rate at which domestic currency is converted into foreign currency on the basis of free forces of through the free forces of market demand and market supply and US dollars। बढ़िया बढ़िया। अरे मयूरी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। इसमें तीसरी वाली बात, तो खाली ये हेडिंग नहीं है बच्चों, खाली ये हेडिंग नहीं है कि बस बैलेंस ऑफ ट्रेड बात खत्म। अरे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके लिखेगा और कहेगा एमसीक्यू का क्वेश्चन टिक करो, और वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी लिखेगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी लिखेगा। तो सर्विसेज नहीं आएगा, अनुषा समझ पा रहे हो? गुड्स आएगा। तो आपको सारे कंटेंट्स मालूम होने चाहिए। पेपर में लिखने का काम नहीं है, लेकिन पता होगा, जानकारी होगी, तभी तो टिकिंग होगी एब्सोल्यूट, नहीं तो
नहीं तो घर आके कहोगे सारे ठीक हैं और पता चला गलती के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग अलग से चल रही है। यहां बात कर रहे थे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बताया था रेफर्स टू द रेट एट विच, अरे कौन बताएगा, द रेट which is settled to the free forces of market demand and market supply of international currency but intervened by the central authorities up to certain limit। यश खंडेलवाल याद आ रहा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? हाँ भैया, बोलो जरा। managed floating exchange rate is that rate which is in which the free forces of market demand and market supply on the US dollar but the government intervened by the central authorities intervened by the central authorities up to certain limit on the एक मैंने शब्द बताया था on the basis of official, कौन बताएगा? ऑफिशियल Official reserve क्या transaction. बढ़िया बात है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, क्या बढ़िया बात है। ORT टेक्निकल लेवल ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या बढ़िया बात है। आगे चलेंगे। मैंने ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी समझाई। मयूरी क्लियर हो गया एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी? Yes, sir. तो आगे चलते हैं ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पर बताया गया किसी भी देश का नेशनल इनकम कहां सेटल होगा? अप्रोच नंबर 1 जहां ADAS के बराबर होता है। मेरा क्वेश्चन है मयूरी से, AD बोले तो फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, AD बोले तो Aggregate demand, AS बोले तो aggregate supply. AD का मतलब याद कराया था C+I। C बोले तो कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, I बोले तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री। एग्रीगेट सप्लाई याद कराया था C+S। C बोले तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, S बोले तो टोटल सेविंग ऑफ द कंट्री। तो जिस पॉइंट पर ADAS के बराबर है वहां देश का नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है, यानी C+I बराबर है C+S। कुल मिला के C से C कट गया तो आ गया I बराबर S। तो पूरे देश में नेशनल इनकम कहां जनरेट होगा? पहली अप्रोच ADAS अप्रोच जहां ADAS के बराबर है। दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, पूरे देश की इन्वेस्टमेंट पूरे देश की सेविंग के बराबर हो जाए, देश का नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाता है। अरे यश याद आ रहा है बात? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हाँ भैया, एक्चुअली में पूरा देश 125 करोड़ लोग जितना पैसा बचाते हैं एज ए हाउस होल्ड, अरे 2 सेक्टर है ना, हाउस होल्डर के नाम से जितना पैसा बचा रहे हैं वही हाउस होल्डर अब वो पैसा फर्म्स के नाम से ले जाते हैं दुकानों में और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। जितनी सेविंग हो रही है सोसाइटी में उतना ही पैसा इन्वेस्ट होगा। सेविंग इज द एग्जांपल ऑफ लीकेज। अरे यश याद आ रहा है? लीकेज, सेविंग इज द एग्जांपल ऑफ लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज द एग्जांपल ऑफ इंजेक्शन। जितना पैसा सेविंग के नाम से सर्कुलर फ्लो से लीकेज के नाम से जा रहा है उतना का उतना पैसा बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा, फर्म्स के द्वारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के नाम से, ताकि इकोनॉमी की सिविलाइजेशन, ग्रोथ, जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम बूस्ट हो जाए और हमें मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड भी मिले। अरे याद आ रहा है मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट? मेरा फिर क्वेश्चन है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाता है। यहाँ केन्सियन थ्योरी की चर्चा हो रही है और यहाँ मैंने अभी शब्द बोला मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला के से रिफ्लेक्ट करते हैं। और मेरा क्वेश्चन मयूरी से, के का फार्मूला मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फार्मूला जल्दी से, बचपन में 3 याद कराए थे, कोई एक बता दो। सर नहीं आता ये। ए बच्चे, भैया मैं तुम सबको काम दे रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि खाली 3 आवर की क्लास लो और बस एंजॉयमेंट कंटिन्यू। भैया ये एंजॉयमेंट का खेल भूल जाओ, पढ़ाई करने को एंजॉयमेंट बना लो। तो सिर्फ 3 आवर की क्लासेस नहीं है, उसके बाद अरे घरों में 12th की किताबें हैं या वो भी स्वाहा? अरे जल्दी जल्दी बता दो अनुषा। हाँ, और सबके पास सीए का मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट से आ गया है। अरे आ गया? जल्दी जल्दी बोलना है। तो आप 12th की सारी किताबें टारगेट बना लो कि मुझे एक हफ्ते के अंदर, अरे मैं 1 वीक अरे आपने इतनी बार कर लिया है, बस रिवीजन ही तो करनी है, रिवीजन ही तो करनी है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी फास्ट है, पेज पलटते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा पढ़ा था तो मन में रिवाइज। मैं कल से कोई भी कंटेंट, अरे वो सब आपके काम के हैं,
कॉलेज में आएगा या सीए में आएगा या सीएमए में आएगा, तो भैया ये कच्चा पक्का क्या रखना, कच्चा पक्का क्या रखना, आता है तो आता ही है ना, फिर बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। तो समय निकाल के आप करना शुरू कर दो। तो मैं कल से रोज हर बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इकोनॉमिक्स के रिगार्ड में। मैं आपके सब्जेक्ट को ही अरे अब मैं उसमें ये नहीं पूछूंगा कि आपको चपाती बनानी आती है कि नहीं आती है और वो माता से सीखी थी भूले कि नहीं भूले, नहीं पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर रहेगा। आप गड़बड़ झाला नहीं करेंगे, बोलेंगे, और अगर नहीं आता है तो ये बात भी बोलेंगे नहीं आता है। अरे क्लियर है? प्रियांशु को भी बोल रहा हूँ मैं, प्रियांशु बाबा। तो ये सबका काम दिया है मैंने। चाहे आपको सोना कम पड़े, शेड्यूल बना लो, 12 एकदम कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अरे जस्ट 12th में कितने आवर्स पढ़ते थे? 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, या सोते ही नहीं थे? जल्दी बताना है। मैं खाली 6 घंटे सोता था पूरे। हाँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या बढ़िया बात बोली है, और मैं एग्री करता हूँ, ये इसकी कैपेसिटी है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। 6 घंटे सोता था 24 में से, और लगा लो 1-2 घंटे बाकी एक्टिविटीज में, खाना वगैरह वगैरह, 8 घंटे हटाओ 24 में से, समझ जाओ कितने पढ़ता था। 16 आवर्स की स्टडी। तो मैं कह रहा हूं भैया आज कहां गई हो? तो काम दिया है मैंने तुम्हें, तुम सोचते हो काम तो कुछ है ही नहीं, खेल लो, खा लो, थोड़ी देर क्लास अटेंड कर लो, हो गया काम, निकल गया दिन। नहीं चलेगा काम। अरे यश, याद करो अपना बचपन, कितने मेहनती हो, वही करना है अब भी। क्लियर है यश? ओके भैया। कैपेसिटी कोई भी खराब नहीं करेगा अपनी, और लंबा खेल है, 5 साल तक चलना है। सीए हम नाम से पहले लगा चुके हैं, तो ये गड़बड़ मत कर देना। प्रीति, क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। तो भैया मैं अभी क्लास को यहीं रोक रहा हूँ, अगली क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे। लेकिन